नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए हमने जो क्लासेस शुरू की थी, आज उसका दूसरा पार्ट है प्लेटो टू मार्क्स। और इसके अंदर के ऑब्जेक्टिव के रूप में हम जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि आपको यूजीसी नेट क्लियर करने में आसानी हो। और साथियों, यूजीसी नेट क्लियर करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। क्योंकि अगर आप जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका चयन करके अगर आप स्टडी करोगे और क्या क्या पढ़ना है वो अगर आप चयन करके स्टडी करोगे तो 101% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट ही नहीं, आप जेआरएफ तक फाइट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार दिए जाने का समर्थक है। इसके अंतर्गत देखिए साथियों, जेरेमी बेंथम, महात्मा गांधी, जॉन लॉक, जेएस मिल। देखिए जो जेएस मिल है इसका आंसर है। जेएस मिल ने यहाँ शिक्षितों के नहीं, उसने महिलाओं के मताधिकार की भी बात की है। जेएस मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थक है, यानी कि वो प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थक है और वो कहता है कि स्त्रियों को भी मताधिकार देना चाहिए। तो जेएस मिल एक पहला विचारक था जिन्होंने स्त्री मताधिकार का समर्थन किया। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला है लोकतंत्र की सफलता के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया। तो साथियों, अभी आया था पहले प्रश्न में कि जो लोकतंत्र के अंतर्गत अनुपातिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाला जो विचारक है वो जेएस मिल है। जेएस मिल ने अनुपातिक यानी कि अनुपात के अंतर्गत शिक्षित, जेएस मिल ने तो यहाँ तक कहा था कि जो शिक्षित है उसको एक से अधिक मत देने का अधिकार भी होना चाहिए और इसने स्त्री मताधिकार का समर्थन किया। अगला देखिए, कौन विधायिका को कानून निर्माण हेतु उपयुक्त निकाय नहीं मानता है। तो देखिए साथियों, इसके अंतर्गत हो जाएगा जेएस मिल। जो जेएस मिल है वो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या है कि विधायिका को कानून निर्माण के लिए उपयुक्त निकाय नहीं मानता है। बाकी मॉन्टेस्क्यू, टीएच ग्रीन और एडमंड बर्क ये इसको निकाय मानते हैं। अगला देखिए, अगला है साथियों एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए इसमें से ये जो पुस्तक है ये है साथियों, ये पुस्तक है हेराल्ड लास्की की। किसकी पुस्तक है साथियों? ये है हेराल्ड लास्की की। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए साथियों, ये जो पुस्तक है इसमें लास्की ने एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिक्स का ये बात करें हम तो इसके अंतर्गत उसने अधिकारों के समर्थन की बात कही है। और इसकी बहुत सारी और भी कई बुक्स है, जैसे कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और इसके अलावा लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। और भी एक पुस्तक इसकी और है कि उस पुस्तक का शायद ऐसा कुछ नाम है, डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ऐसा कुछ नाम है। तो ये 3-4 पुस्तकें मैंने आपको बता दी है साथियों, तो इससे आप याद रख सकते हो। हेराल्ड लास्की की बुक्स है ये। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य और समुदाय में भेद नहीं करता है। तो इनमें से कौन राज्य और समुदाय में भेद नहीं करता है साथियों? वो रूसो है। कौन है? रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत तो आपको पता ही होगा साथियों, जो हमने पिछली क्लास में जाना था। अगला देखिए, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुई है और इसका अस्तित्व सदजीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। तो ये कथन है साथियों अरस्तु का। किसका कथन है ये साथियों? अरस्तु का। अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में ये बताया था कि राज्य का आधार व्यक्ति के नैतिक जीवन का निर्माण करना है और सद्जीवन की प्राप्ति करना है। अगला देखिए, ये बहुत ही फेमस और शानदार कोटेशन है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना
श्रेष्ठ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल ने गुणों के ऊपर कहा है कि उसने गुणों में मात्रात्मक के साथ साथ में गुणात्मक विभेद किया, यानी कि कोई सुख कितना गुणात्मक है तो उसके अंतर्गत ये बताया जे.एस. मिल ने। और जे.एस. मिल ने तो यहाँ तक कहा है कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है, और एक संतुष्ट मनुष्य होने के तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ये कोटेशन किसकी है? ये जे.एस. मिल की है। जे.एस. मिल की जो पुस्तक है साथियों, जैसे ऑन लिबर्टी है और भी उसकी बुक है। अगला देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स की पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल और पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, इस प्रकार से उसकी बुक्स है। अगला देखिए, एंजिल, उसकी एक बुक है एंजिल नहीं, इमाइल ऐसी बुक है। उसका दोस्त था एक एंजल, दोनों ने मिलकर लिखी थी। अगला देखिए, अधिरचना का सिद्धांतकार किसे माना जाता है? अधिरचना का सिद्धांतकार माना जाता है एंटियो ग्राम्सी को। ग्राम्सी ने ये कहा है कि मजदूर वर्ग में जो चेतना लाने के लिए वहाँ बुद्धिजीवियों का होना जरूरी है। उसने कहा कि अधिरचना का अर्थ होता है कि जो नींव है वो नींव मजबूत होनी चाहिए, और नींव मजबूत विचारों से होती है, ऐसा एंटियो ग्राम्सी कहता है। एंटियो ग्राम्सी एक नव मार्क्सिज्म है, यानी नव मार्क्सवादी है। अगला देखिए, कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध नहीं था? यानी कि किसका फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध नहीं था? तो इसमें हेबरमास और सार्त्र, एडार्नो और न्यूमैन। तो इसमें से जो न्यूमैन है उसका संबंध इससे नहीं था, इन तीनों का फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंध था। अगला देखिए, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेदीकरण किया है। तो ये विभेदीकरण किया है हेराल्ड लास्की ने। किसने किया है? हेराल्ड लास्की ने। देखिए, डाइसी ने भी राजनीतिक प्रभुसत्ता, डाइसी ने तो ये कहा था कि राजनीतिक संप्रभुता के सामने या राजनीतिक सत्ता के सामने कानूनी सत्ता को झुकना पड़ता है, और इसका मैंने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया था पिछली क्लास में। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक नहीं है? तो देखिए, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक बोसांके नहीं है। कौन नहीं है? बोसांके। देखिए, लोक ने प्राकृतिक अधिकार 3 प्रकार के बताए, आपको ही पता है। एक तो जीवन का, दूसरा स्वतंत्रता का, और तीसरा संपत्ति का। किसका अधिकार बताया है? संपत्ति का। और लोक के प्राकृतिक अधिकारों को बेंथम बकवास कहता है। कौन कहता है? बेंथम, क्योंकि बेंथम कानूनी अधिकारों को मानता है। ये आगे साथियों रिपीट हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत का समर्थक नहीं है? देखिए साथियों, नहीं पूछा है इसमें। क्या पूछा है? नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो सामाजिक कल्याण के सिद्धांतों का समर्थक हो जाएगा वो हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विचारकों में से किसका सुझाव है कि संपत्ति का अधिकार जीवन स्वतंत्रता का आधार है? देखिए, ये तीनों सिद्धांत देने वाले कौन थे? ये तीनों अधिकारों की बात करने वाले थे जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। अगला देखिए, यद्यवैभव नीति। यद्यवैभव नीति है व्यक्तिवाद से संबंधित। किससे संबंधित है? व्यक्तिवाद से। देखिए साथियों, व्यक्तिवाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, न कि राज्य को, और व्यक्ति को अपनी अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने को ही व्यक्तिवाद कहा जाता है। यानी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की जो प्रवृत्ति होती है वो व्यक्तिवाद कहलाती है। अगला है संपत्ति चोरी का धन है। ये किसका है? तो ये है प्रोंदो। किसका है ये बच्चा? प्रोंदो का है।
अगला देखिए, लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस। देखिए ये पुस्तक है माइकल, ये सैंडेल की, किसकी है? माइकल सैंडेल की। देखिए माइकल सैंडेल ये एक समुदायवादी विचारक था। कौन था? एक समुदायवादी विचारक था, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिबरलिज्म ऑफ लिमिट्स ऑफ जस्टिस के अंतर्गत उसने समुदायवाद की चर्चा की। अगला देखिए साथियों, ये किसने कहा कि चर्च ने सभी मनुष्यों की समानता को स्वीकृति प्रदान की है, किंतु वह समानता स्वर्ग में प्राप्त होती है? तो ये कथन है साथियों लीकोक का। किसका है? लीकोक का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के पितृसत्तात्मक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थक है? देखिए जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है उसका प्रबल समर्थक है हेनरी मैन। कौन है साथियों? हेनरी मैन। ध्यान रखिए हेनरी मैन, मैं यहाँ लिख देता हूँ साथियों, इसका प्रबल समर्थक है हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। हेनरी मैन इसका प्रबल समर्थक है और इस सिद्धांत का जनक कहा जाता है। और इसका जो समर्थक किया था वो किसने किया था? लीकोक ने। किसने किया था साथियों? लीकोक ने। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन एक ग्रीन के कल्याणकारी राज्य के आधार तत्व की अवधारणा नहीं है? तो देखिए इसमें संपत्ति का विनिमय है, नैतिक चरित्र है और नैतिक स्वतंत्रता है। अनुबंध की स्वतंत्रता नहीं है। किसकी नहीं है? अनुबंध की स्वतंत्रता नहीं है। ये ग्रीन के विचार। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है साथियों, आप इसका ध्यान रखिए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण हुआ। क्या कोटेशन है साथियों? ये कोटेशन किसकी है? तो ये कोटेशन है हीगल की। किसकी है? हीगल की। हीगल ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये कथन है हीगल का। अगला है, रूसो के अनुसार समझौतों की संख्या थी। तो रूसो के अनुसार समझौतों की संख्या केवल एक थी। कितनी थी? केवल एक। होब्स के अनुसार भी समझौतों की संख्या एक थी, लेकिन लोग के अनुसार दो समझौते हुए थे। एक तो लोगों के मध्य होता है, एक सरकार के साथ में होता है। अगला देखिए, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। ये कथन किसका है? ये कथन वाल्टेयर का है। किसका है? ये वाल्टेयर का कथन है। अगला है, सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है। तो किससे? देखिए ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे है? राज्य की उत्पत्ति से। यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको सामाजिक संविदा नाम दिया। और जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है साथियों, ये किसने दिया था? तो साथियों ये दिया था, आपको ही पता है किसने दिया था साथियों? इसमें आ जाएगा HLR, होब्स, लॉक, रूसो। तीनों ने मिलकर सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था। तीनों का ही जो राज्य उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत है वो कौन सा है? सामाजिक समझौता सिद्धांत है। होब्स ने तो व्यय और स्वार्थ की प्रवृत्ति बताई थी। लॉक ने 3 अधिकार बताए थे। किसके? जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। प्राकृतिक अधिकारों के वर्णन किया था। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था। देखिए अगला, देखिए ये किसका विचार है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता केवल कल्पना मात्र है? तो ये कथन है साथियों GDH कोल का। किसका है ये कथन? GDH कोल का है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है। देखिए औचित्य पर बल देने वाला न्याय का सिद्धांत है जॉन रॉल्स का। किसका है? जॉन रॉल्स का सिद्धांत है। और ये किस पर देता है? न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है। और इसको क्या कहा गया है?
न्याय का तात्विक सिद्धांत कहा गया है। इनकी जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, कौन सी है? द थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत वह न्याय की बात करता है। अगला देखिए, और समानता पे बल देता है। राज्य द्वारा प्रारंभिक वस्तुओं का वितरण समान होना चाहिए जब तक कि वह असमान वितरण प्रत्येक के लिए लाभकारी न हो। देखिए, उक्त कथन है जॉन रॉल्स का। किसका है? जॉन रॉल्स का है। जॉन रॉल्स ये जो अपनी बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके अंतर्गत समानता की बात भी करता है। और जो जॉन रॉल्स है वो समानता पर बल देते हुए न्याय का समर्थन करता है। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें देखिए साथियों, अधिकारों का विधिक सिद्धांत, विधिक का अर्थ होता है कानूनी सिद्धांत। अभी मैंने बताया था कि कानूनी सिद्धांत किसने? बेंथम ने। और प्राकृतिक अधिकार, देखिए जो नैसर्गिक को कहते हैं प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार किसने दिए थे? जॉन लॉक ने। 3 अधिकार बताए थे, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। फिर अगला देखिए, अधिकारों का आदर्शवादी, जो आदर्शवादी विचारक था TH ग्रीन, अभी मैंने बताया ना, उसने क्या कहा था? राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। ये किसका कथन है? ये TH ग्रीन का कथन है। फिर इसके बाद में चिरभोग अधिकार का सिद्धांत, ये किसका है? ये है एडमंड बर्ग का। किसका है? एडमंड बर्ग का। तो साथियों देखिए, इसमें ABCD में मिलाइए, 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति हुई है। तो राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति हुई है साथियों, तो इसके अंतर्गत किसने विधिक यानी कानूनी धारणा का समर्थन किया है? तो कानूनी धारणा का समर्थन करने वाले बोंदा, होब्स, बेंथम और ऑस्टिन, इन्होंने कानूनी धारणा का समर्थन किया है। अगला देखिए, आधुनिक राज्य है। तो आधुनिक राज्य अभी कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय राज्य है। अभी जो भारत देश है वो अंतर्राष्ट्रीय राज्य के संबंध में है, यानी कि इसके अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व राज्य का नहीं है? देखो, राज्य के लिए 4 तत्व होना जरूरी है। देखो, संप्रभुता होना जरूरी है, जनसंख्या होना जरूरी है, सरकार होना जरूरी है। अब देखिए, स्थायित्व नहीं हो सकता है। स्थायित्व की जगह क्या आ जाएगा? भूभाग। क्या आ जाएगा? भूभाग, यानी कि जमीन होना जरूरी है। तो ये हो गया राज्य के 4 तत्व है आधारभूत। अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? यानी इतिहास, राज्य का जो इतिहास है किस प्रकार से प्रारंभ हुआ था? तो सबसे पहले इसमें देखिए साथियों, रक्त संबंध, यानी कि एक कबीला तैयार होता है, कबीले के अंदर रक्त संबंध होता है, यानी सब भाई बंद होते हैं, तो रक्त संबंध। फिर इसके बाद में धर्म आया, धर्म के बाद में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के युद्ध हुए, और युद्ध के बाद में लोगों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का प्रमुख प्रतिपादक है? तो देखिए, इसमें प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व का, प्रकार्यात्मक, यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों, अगर यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व आ जाता तो JS मिल आ जाता। कौन आ जाता? JS मिल। लेकिन यहाँ पे प्रकार्यात्मक आ रहा तो कौन आएगा? GDH कोल। कौन आएगा? GDH कोल। देखिए, प्रकार्यात्मक प्रतिनिधित्व इंग्लिश फेबिनियन से संबंधित है, इंग्लिश फेबिनियनवाद से संबंधित है। और GDH कोल जो है ना, गिल्ड समाजवाद का समर्थक है। किसका समर्थक है? गिल्ड समाजवाद का। अगला देखिए, उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत यह है कि संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन है जॉन लॉक का। किसका कथन है ये? जॉन लॉक का। अगला देखिए साथियों, सहभागी जनतंत्र निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? तो किसकी वृद्धि करता है? सहभागी का अर्थ होता है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना, और बढ़ चढ़कर कब भाग लेंगे? जब वहाँ की नागरिकता कैसी होगी? सक्रिय होगी। कैसी होगी?
सक्रिय नागरिकता की, किसकी वृद्धि करता है वो? सक्रिय नागरिकता की वृद्धि करता है। अगला देखिए, न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है। साथियों ये रिपीट हो गया, ये तात्विक सिद्धांत किसका है? जॉन रॉल्स का। अगला देखिए, ये भी रिपीट हो गया साथियों, इसमें भी क्या आएगा? जॉन रॉल्स आएगा। हाँ, ये देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना है? देखिए, स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानने वाला है, इसमें आ जाएगा लॉर्ड एक्टन। कौन है? लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन कहता है कि एक खिड़की से स्वतंत्रता आती है तो दूसरी से समानता चली जाती है। ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का है। अगला है, जीन बोधा ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी कि यह नागरिकों और प्रजाजनों पर लागू होने वाली ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से बंधित या बाधित नहीं होती है। लेखक के अनुसार इस परिभाषा का निहितार्थ क्या है, यानी कि इसका सार क्या है? तो देखिए साथियों, इसका जो सार है, देखिए, संप्रभु सकारात्मक विधि से बाधित नहीं है, किंतु वह उच्च विधि के अधीन है। ये इसका आंसर है साथियों, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेवियाथन के रचयिता कौन है? तो लेवियाथन के रचयिता कौन है? हॉब्स। कौन है? हॉब्स। निम्नलिखित में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की? ये देखिए, शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। देखिए, ये जो कथन है ये है ई बार्कर का। किसका है ये? बार्कर का। किसके बारे में कहा है? टी.एच. ग्रीन के बारे में कहा है। अगला देखिए साथियों, मैं प्राधिकृत करता हूँ कि और अपने ऊपर शासन करने के अधिकार का परित्याग इस मनुष्य या मनुष्यों की इस सभा के पक्ष में इस शर्त पर करता हूँ कि तू भी अपना अधिकार उसे सौंप दे और इसी प्रकार उसके कार्यों को प्राधिकृत करे। देखिए, ये जो कथन है ये हॉब्स का है। किसका है ये? हॉब्स का। और किसके बारे में कह रहा है ये? लेवियाथन के बारे में कह रहा है कि जो सारे अधिकार है सब लेवियाथन को सौंप दो और मैं भी अपने अधिकार उसको सौंप देता हूँ। इस प्रकार के लिए कौन कह रहा है? ये हॉब्स कह रहा है। कौन कह रहा है? हॉब्स कह रहा है। और किसके लिए कह रहा है? ये सामाजिक समझौते के लिए कह रहा है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो राज्य एक आवश्यक बुराई है कौन मानते हैं? व्यक्तिवादी। कौन मानते हैं? व्यक्तिवादी। जॉन लॉक व्यक्तिवादी था, ध्यान रखिए। अगला है, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की प्रवृत्ति थी। देखिए, व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत अवधारणाएं, नियम और कानून बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन व्यवहारवाद फेल हो गया। और किसके प्रिय उसमें बहुत सारे कारण थे। ये व्यवहारवाद का जनक किसे कहा था? डेविड ईस्टन को। देखिए, व्यवहारवाद का जो बौद्धिक पिता है वो चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेरियम को। तो इसमें साथियों आ जाएगा कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयत्न किया गया। किसमें? व्यवहारवाद में। अगला देखिए, राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है जो समाज में बाध्यकारी होते हैं। ये किसका कथन है? ये डेविड ईस्टन का कथन है। किसका है ये? डेविड ईस्टन का कथन है। अगला देखिए, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ में अध्ययन करने पर बल दिया? ये बल दिया था वाल्टर बेजहॉट ने। किसने दिया था? वाल्टर बेजहॉट ने मनोविज्ञान के साथ अध्ययन करने पर बल दिया था। अगला है साथियों, हमें मिलाना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से।
देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या आएगा, व्यापार आएगा साथियों, क्या आएगा, व्यापार। राजनीति में क्या आएगी, शक्ति आएगी, क्या आएगी, शक्ति। समाज शास्त्र में क्या आएगा, स्त्रीकरण आएगा। दर्शन में क्या आता है, मन का शास्त्र आता है, यानी मन की बातें आती है। तो इस प्रकार हम इनको मिला सकते हैं साथियों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हो यूजीसी नेट हम फाइट करें और कम, यानी कि कम मेहनत में, तो आप हमारी क्लास देखते रहिए। और आप क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।